Focus. Ideate. Innovate. Enable. RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave. Powered by News 18 Network. Hello and welcome to RR Kabel presents CNBC Awaaz 14th Real Estate Awards and Conclave West Zone, powered by News 18 Network. Associate Partner RR Parkon, Knowledge Partner Knight Frank India और मैं हूं उष्मा त्यागी। आज की शाम हम उन बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स को सम्मानित करेंगे जिन्होंने रियल एस्टेट को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। तो देर किस बात की है, आज की शाम की शुरुआत करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल जी को कि वो मंच पर आएं और इस खास शाम की शुरुआत करें। अब इस अवार्ड फंक्शन की शुरुआत करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट जो है वो एक आई थिंक इस देश के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है कंट्री के लिए, और काफ़ी पिछले 10 सालों में स्पेशली रेरा के आने के बाद रियल एस्टेट ने काफ़ी जंप लिया है, और लोगों का ट्रस्ट जो रियल एस्टेट में एक समय पर नहीं होता था, आज की डेट में रियल एस्टेट पर काफ़ी ट्रस्ट है लोगों का। इस अवार्ड फंक्शन की बात करते हैं। ये हमारा 14th CNBC आवाज़ RR काबिल प्रेजेंट्स रियल एस्टेट अवार्ड्स है। 2 साल से नहीं हो पाया था पेंडेमिक की वजह से, और RR काबिल हमारे पार्टनर है सिंस इंसेप्शन। तो काबरा साहब, थैंक यू सो मच शुरू से इस अवार्ड के साथ जुड़े रहने के लिए। मेरे ख्याल से इस देश का इकलौता और सबसे ट्रस्टेड अवार्ड फंक्शन है, एंड आई थिंक उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके का पार्टिसिपेशन इस अवार्ड्स में आता है, जिस तरीके के डेवलपर्स इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। ये अपने आप में एक इस चीज़ को आपको बताता है कि किस लेवल का ट्रस्ट है इस अवार्ड के ऊपर। इस अवार्ड में बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल। और रेजिडेंशियल को हमने विद इन दैट अलग अलग कैटेगरीज में डाला है, अल्ट्रा लग्जरी, लग्जरी, मिड, अफोर्डेबल और मास हाउसिंग। और क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इसके लिए सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए हमने क्या किया है, इन अवार्ड्स को हमने जोनल अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया है। 4 अलग अलग जोनल अवार्ड्स हैं। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं वेस्ट जोन के साथ, जिसमें ऑब्वियसली महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात ये स्टेट्स हैं। और 4 जोनल अवार्ड्स जब हो जाएंगे, उसके बाद सारे विनर्स इन जोनल अवार्ड्स के विनर्स उसके बाद compete करेंगे नेशनल अवार्ड्स के लिए, और वो फिर 2-2 विनर्स हर कैटेगरी के नेशनल अवार्ड के लिए compete करेंगे। नाइट फ्रैंक हमारा नॉलेज पार्टनर है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस अवार्ड फंक्शन गुलाम जी, और आज शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस साल 10,000 से ज़्यादा एंट्रीज़ हमको मिली हैं। तो एक काम करता हूँ, फिर अब मैं इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, और अब इस अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल ऑफ यू हैव अ गुड इवनिंग। धन्यवाद अनुज जी, हमें इन सभी बातों से रूबरू कराने के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी RR काबिल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा जी को आज के ओपनिंग एड्रेस के लिए। सो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं मंच पर। હું આપ સૌનો RR કાબિલ તરફથી સ્વાગત કરું છું। તો પહેલાં शुरू एवॉर्ड बहुत सेलेक्टेड लोगों को मिलता था, वही रिपीट होते थे, गोदरेज, प्रेस्टीज, शोभा। अगर देखेंगे पहले के हमारे 4-5 साल में देखेंगे तो 50% अवार्ड लगभग उन्हीं को मिलता था, क्योंकि ऑर्गेनाइज प्लेयर थे। लेकिन इसके कारण से आज आप सोचिए, एक रियल एस्टेट सेक्टर के अवार्ड में 10,000 एप्लीकेशन आना, ये अपने आप में अवार्ड की सफलता, अवार्ड के लिए मान्यता ये लोगों ने स्वीकार की है। वरना 10,000 एप्लीकेशन भरने में लोगों का समय भी जाता है, टाइम भी जाता है, एनर्जी जाती है, और ये जानते हुए भी कि मेरे को अवार्ड नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी लोग ये भरते हैं। तो ऐसे हो गए कि कोई एक छोटी गवर्नमेंट की पोस्ट निकलती है, पोस्ट के लिए होते हैं 4 या 5 रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन लाखों में आती है। उस प्रकार से ये अवार्ड को हमने उस दृष्टिकोण से लेके गए। 100% ट्रांसपेरेंसी। विपिन जी आज यहाँ पर इतने साल से न कभी RR काबिल से फ़ोन जाता है इसको अवार्ड करना, ये करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कभी इंटरफेयर नहीं किया आज तक।
और इस अवार्ड को लेने के लिए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हमने दिया आज तक, आप देखिए एडी गोदरे साहब खुद आए, सापुर जी पालन जी खुद लेने को आए हैं, एम नायक, अरे इस अवार्ड की मान्यता देखिए, इस लेवल के लोग स्वयं खुद व्यक्तिगत इस अवार्ड को लेने आए। ये अवार्ड आगे तक चले, रियल एस्टेट सेक्टर हम सब बोल रहे हैं $1 ट्रिलियन हो जाएगा, आज 200 बिलियन है, ये सूरज निश्चित होगा। आज ये अवार्ड बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित बना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काबरा जी अपने विचार हमारे समक्ष व्यक्त करने के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के सामने चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन जो प्रदर्शन रियल एस्टेट सेक्टर ने दिखाया है उससे तो ये तय है कि आने वाला कल बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं पहले डिस्कशन के साथ, जिसका टॉपिक है इंडियाज रियल एस्टेट फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। इस चर्चा का उद्देश्य भारत के रियल एस्टेट मार्केट को और उसके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के महत्व के प्रति गहरी समझ लाना है। तो आज की शाम की शुरुआत करते हैं, क्विक रखेंगे इस डिस्कशन को, लंबा और बोरिंग नहीं बनाएंगे। रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें घटी हैं और बड़ी चीज़ घटी है पिछले 1-2 साल में, जिसका जिक्र हर स्टेज पे हर मंच पे आता है। कोविड के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ बातें तो समझ में आ गई कि हाँ ये हुआ, इसके कारण रियल एस्टेट में एक नई जान आ गई, नया रिवॉल्यूशन आ गया, चीज़ें बिकने लग गई, चलने लग गई, लेकिन बहुत सारे आंसर्स आज भी मिले नहीं है। थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग कहानी यहाँ से देखेंगे। शेखर भाई, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। आज जिस तरह की देश को ग्रोथ, जिस जोन में हम हैं, चाइना +1 की बात करते हैं, रियल एस्टेट को जिस तरीके से काम करना चाहिए सबको साथ में लेके, क्या अभी ये वैसा रियल एस्टेट है? सर थैंक यू। पहले तो रियल एस्टेट बहुत पहले से देश के विकास का एक ड्राइवर रहा हुआ है। कोविड आया तो कोविड के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हुए, पर उसके बाद में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, इंडिया का भी आप रियल एस्टेट जो आपने बोला, लोग खरीदते जा रहे हैं, पर मेन रीज़न क्या है कि इंडिया जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी थी वो काफ़ी कम समय में 3 ट्रिलियन हो गई। 3 ट्रिलियन का अभी 4 ट्रिलियन ये ईयर के एंड में हो जाएगा। तो इंडिया का भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम है बढ़ रही है। तो आदमी इंडिया का 80% लोग आज भी उनका पहला प्रेफरेंस इन्वेस्टमेंट का रियल एस्टेट ही होता है जी। तो आई थिंक रियल एस्टेट अगले 10 साल तक इंडिया भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, रियल एस्टेट भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और ओवरऑल सेक्टर में भी पोस्ट रेरा काफ़ी सारे सुधार आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इंडिया के ग्रोथ में रियल एस्टेट सेक्टर विल बी द मेन क्रिटिकल सेक्टर। ठीक है, देसाई साहब हमारे साथ हैं, ओडा के चेयरमैन हैं। देसाई साहब, रेरा आया, बहुत कुछ बदला, ये सिक्के का एक पहलू है। अक्सर तो सारे मंच पे डेवलपर्स की खिंचाई हम करते हैं, इन्हीं से सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन जो सिक्के का दूसरा पहलू है कि आपने एक सिस्टम बना दिया जिससे इनका टाइम पे कंप्लीशन होना, इनका सब कुछ होना, वो चीज़ें होने लगी। लेकिन एक दूसरी साइड ये है कि इनको जो अप्रूवल्स मिलते हैं, इनको जो सारे सैंक्शंस चाहिए होते हैं, क्योंकि आप तो सारी ज़मीन के मालिक हैं, तो वो चीज़ें कितनी स्मूथ हुई है? सरकार और रियल एस्टेट डेवलपर अभी दोनों को ही साथ में मिलके चलना चाहिए। और हम जैसे बता रहे थे, काबिल साहब ने भी बताया कि अभी ये सही मायने में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो चुका है। अभी मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, वो टाइम क्या लगता है? तो टाइम लगने में जैसे जैसे समय पसार होता जा रहा है, उसमें से काफ़ी सारी प्रोसेसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन होकर के पहले 5-6 महीने से शुरुआत करके अभी तो स्टैच्यूट ही ऐसा बना हुआ है कि 45 डेज़ के अंदर सारी विधियाँ ये ख़त्म कर देनी चाहिए। एंड टू मेक ए ट्रांसपेरेंट रिव्यू, हमने एक पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम भी सरकार ने बनाया हुआ है जिससे सबको एक फैसिलिटेट हो सके। गुलाम साहब, आप तो चूंकि सेक्टर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, क्या वो स्मूथनेस है हमारे इंडियन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में, जहां हम चाइना से कम्पीट करें, जहां हम दूसरे डेवलप्ड मुल्कों से कम्पीट करें? क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये तो हमारी अगले 10-20 साल की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन, वन ऑफ द मेन इंजन्स होगा।
सबसे पहले चूंकि आपने चाइना का नाम ले लिया तो मैं चाह रहा था कि उस चीज़ के बारे में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कर लूँ, फ़र्क, अंतर चाइना में या ग्लोबल जो रियल एस्टेट है और हम में जो फ़र्क है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये एक तरफ जो हम चाहे भला बुरा कह लें कि गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं और समय लगता है और वगैरह वगैरह, मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि जब हम बिल्डर्स कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर 2 साल 3 साल अप्रूवल के लिए लगते हैं, आपको पता है लंदन में 5 साल मिनिमम लगते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ जो रूल्स रेगुलेशन इतने बेहतरीन आज तक चल रहे हैं उसमें हम सबका योगदान है। डेवलपर्स चाहे उस कारण से कुछ अफसोस करते हों, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। काबरा साहब, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मैंने कहा अलग अलग नज़रिए वाले लोग बैठे हैं, हमारे डेवलपर फ्रेटर्निटी से भी हैं, अलाइड इंडस्ट्री, आप इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन क्या हम इसको वहाँ ले जा पा रहे हैं जिस सेक्टर को कल को देसाई साहब कहें, सुरेश भाई कहें कि हाँ इस सेक्टर से ये देश आज की तारीख में चल रहा है? देखिए, देश को चलना तो इस सेक्टर से पड़ेगा ही, और इस सेक्टर में जो परिवर्तन आया है, क्योंकि आज हमको मेरे को 23 साल हो गए लगभग आर का मैं चालू करके, और पार्किंग सिस्टम तो बिल्डर लोगों से मिलना जुलना हुआ, लेकिन बिल्डरों में भी चेंज आया। और जैसा गुलाम साहब ने कहा ना कि जो एक गंदगी थी या जो भी दुख था वो दुख बिल्डर का भी हट गया। तो अब बाकी जो नए बिल्डर आया या जो पुराने बिल्डर है उन्होंने भी अपने तरीके चेंज किए, क्योंकि आज इनको एक कंपटीशन आया। आज इनको कंपटीशन आ गया, टाटा से आ गया, बिरला से आ गया, गोदरेज से आ गया। तो आपको याद होगा मैं हर प्लेटफॉर्म में वैसे ही बोलता था, builder need to change, either they behave like a corporate or corporate will enter this business. सुरेश भाई, आपका क्या कहना? मैं गुलाम जी की और काबरा जी की बात को आगे ले जाऊं। अभी जिस तरह से अर्बनाइजेशन की स्पीड हुई है, 39.5% अर्बनाइजेशन था, वो अभी 51% तक पहुंच रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो अर्बनाइजेशन की स्पीड, पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है, वो सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, तो जो ये स्पीड है रियल एस्टेट की डिमांड की, वो मैं पूरा सहमत हूँ गुलाब जी की बातों से कि ये रॉकेट की तरह आगे डिमांड बढ़ने वाली है। क्योंकि समय समाप्त हो गया है, इसलिए हमने बिल्कुल छोटी छोटी बारीक चीज़ों का ना चुनकर थोड़ा ब्रॉड पिक्चर बनाने की कोशिश की कि रियल एस्टेट की हमारी देश के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कितना बड़ा महत्व है और इसका बढ़ना कितना ज़रूरी है। और उसमें दोनों पहलू हैं, उसमें डेवलपर्स यानी आप लोग भी हैं और उसमें जो आपके कंज्यूमर यानी खरीदार वो भी हैं, और हमारा देश, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका जीडीपी और जिससे भी आपको उसको जोड़ना है वो सारी चीज़ें उसके साथ मिलकर चलती है। तो आई होप कि ये चर्चा छोटी सी थी लेकिन उपयोगी है, आगे बढ़ के इस पर और बातचीत होगी, लेकिन इस शाम को यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. मूविंग ऑन, अब वक्त है हमारे आज की शाम के दूसरे खास डिस्कशन का, जिसका टॉपिक है वेस्ट इंडिया लीडिंग द फ्यूचर ऑफ अर्बनाइजेशन। वेस्ट इंडिया में जो शहरीकरण हुआ है वो देश के बाकी हिस्सों के लिए एक सबक के तौर पर है, लर्निंग प्रोसेस है। और इस वेस्ट इंडिया के शहरीकरण को पूरे देश में कहें तो सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। और अब इस बेहतरीन शहरीकरण में एक और नया ताज जुड़ने जा रहा है, वह है सूरत डायमंड बोर्ड्स का, जिसका कुछ ही महीने बाद शायद प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या खासियत है इस क्षेत्र में कि एक के बाद एक ऐसे ताज जुड़ते जा रहे हैं वेस्ट इंडिया में। सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्टर्न इंडिया में खास करके देखे जाए तो एक जो मेंटालिटी है लोगों की यहाँ पे, कि यहाँ पे लोग वेट नहीं करते हैं, कि यहाँ पे लोग सोचते नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे लोग जो है प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिवनेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्टेक होल्डर के तौर पर रियल एस्टेट डेवलपर। आपसे पूछूंगा कि आपको क्या ऐसी खासियत दिखती है कि सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट इंडिया की तरफ ही झुकता आता है, बाकी देश के दूसरे हिस्से दूसरे नंबर पर चले जाते हैं? पहले तो मुझे जो दिख रहा है कि माननीय मोदी जी और अमित जी जो सेंट्रल लीडरशिप कर रहे हैं और उनका फोकस वेस्टर्न इंडिया तो है ही है,
लेकिन खास करके गुजरात और अहमदाबाद में उनका फोकस ज़्यादा है और उन्होंने पूरा देश का जो रिस्ट्रक्चरिंग किया है। और अभी जो अहमदाबाद और गुजरात में जो गिफ्ट आया है, जो डेवलपमेंट अहमदाबाद में आ रहा है, तो अभी बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज वे पे गुजरात का, अहमदाबाद का सराउंड्स पूरा डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों के अंदर जो जिस तरह से गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसका भी जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो इस हिसाब से गुजरात में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है। आपने काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात कही कि सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं, बल्कि सरकार भी एक स्टेक होल्डर की भूमिका में आगे बढ़ती है और ताल से ताल मिला के काम करती है। इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। इसमें मिहिर पटेल साहब से बात करूंगा। आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना बड़ा चैलेंज है या फिर एक आइडल है? पर्टिकुलरली जब वेस्ट इंडिया की ओर देखें तो अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे हमें दिखाई दे रहे हैं। पटेल साहब ने जो काफ़ी शहरीकरण को करीब से देखा है, आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें देश के दूसरे शहरों में हैं उसमें ऐसी क्या खास दिखी वेस्ट इंडिया के शहरों में कि सारे निवेशक यहीं दौड़े आ रहे हैं? सब ईस्टर्न इंडिया का सबसे पहला बात यह है कि अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन, हाउ टू हैंडल द अर्बनाइजेशन। जो अर्बन प्लानिंग चल रहा है, पर्टिकुलर महाराष्ट्र और गुजरात, दे आर द स्टेट्स वेयर दिस अर्बन प्लानिंग प्रोसेस इज़ मोर देन 100 years ओल्ड। तो खास करके जो वेस्टर्न इंडिया के जो ये दो मेजर सिटी है और पर्टिकुलर गुजरात के तो सभी सिटी में। कबरा साहब, आप तो कई शहर घूमे हुए हैं, दुनिया में आपके प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है, आप कितने प्रभावित हैं? कुछ चीज़ें यहाँ पे जो बनी है गुजरात ने बहुत पहले की, बड़ौदा अहमदाबाद जो हाईवे बना इंडिया का सबसे पहले, बॉम्बे पुणे को एक हाइप मिली और रियल में बहुत फास्ट हुआ। ये बहुत स्लो हुआ, लेकिन शुरुआत जो गुजरात में हर नई चीज़ की शुरुआत गुजरात में हुई। अगर अहमदाबाद का देखें जो रिवर फ्रंट बना है तो अहमदाबाद ने आज इंडिया में सबसे पहले किया। तो ये जो शुरुआत है, प्लस बाय बर्थ गुजरात के लोग जो है अपना बनिया है, जुनून है, आगे बढ़ने का है। कि इन सब के बीच में एक चुनौती होती है कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती हैं और काफ़ी लंबे से समय से विकसित होती, तो एक समय के बाद वो अपने आप को रीडेवलपमेंट मांगती है। उसको लगता है कि नहीं, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी हमारे हम तक पहुँच चुकी है। आप हाउसिंग बोर्ड को करीब से देखते हैं, ये चुनौती हाउसिंग बोर्ड में कितनी बड़ी है? देखिए, हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो हाउसिंग बोर्ड का जो मेन उद्देश्य है वो गुजरात सरकार का एक साहस है। गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने अब तक 2 लाख मकान बनाए हुए हैं और उसका मेन उद्देश्य ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक प्रोवाइड करे। और रीडेवलपमेंट आज की टाइम में इसलिए सबसे ज़रूरी हो गया है कि एक तो सबसे पहले अटमोस्ट जो आती है प्रायोरिटी, वो पब्लिक सेफ्टी की आती है कि भी जो भी 25-30 साल पहले जो मकान बने थे वो काफ़ी जोखिम या जर्जरित या डायलेपिडेटेड टाइप के हो गए हैं। तो पहले पब्लिक सेफ्टी वाइज भी उनको रीडेवलप करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सब लोग इस बात पे एकमत है कि शहरीकरण में हमें अभी की स्थिति को नहीं देखना चाहिए, भविष्य से भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। जो ज़रूरत है उससे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तभी मुझे लगता है ये सारी दिक्कतें दूर होंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये तो तय है कि वेस्टर्न इंडिया के शहर आने वाले कल के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स, इनोवेशंस इन फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन की। इस पैनल के माध्यम से हमें फायर डिटेक्शन और सप्रेशन के प्रति लेटेस्ट इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स को पहचानने में मदद मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिकल फायर के सबसे प्रभावी उपायों पर भी चर्चा होगी। इलेक्ट्रिकल फायर एक बड़ी समस्या है। साल में 1-2 दुखद घटनाएं होती हैं जो सुनने में आती हैं। बहुत सारी घटनाएं नेशनल लेवल पर उतना कवरेज नहीं पाती हैं, लेकिन घटती हैं। और कुछ तो आप सब जानते हैं, जो अखबारों में छपती है, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचती है, टीवी पे आप जिसे देखते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। और सर, आप कॉस्ट्यूम में आए, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम और भी जगह पे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स को बुलाते हैं, लेकिन आपके यूनिफॉर्म की वजह से इस मंच की शोभा और बढ़ गई। तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ कि आपका डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको 24 घंटे ऑन फुट रहना पड़ता है। कब कॉल आया और कब ज़रूरत पड़ जाएगी फायर फाइटिंग की। कितने मौके होते हैं जब आपको पता लगता है कि ये जो फायर है वो शॉर्ट सर्किट है या इलेक्ट्रिकल मिस फायर की वजह से हुई है?
ज़्यादातर जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ज़्यादा लगती है, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या कोई भी ऐसा हो कि जहाँ पर हम पहुँचते हैं तो पता चलता है कि भाई ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ऐसा हमें तब पता चलता है कि जब हम स्पॉट पर पहुँचते हैं और जो उनकी वायरिंग जलने की और उसके धुएं से हम पहचान जाते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग होती है। काबरा साहब, वायर को आपसे बेहतर कौन पहचानेगा? वायर की प्रॉब्लम है या कोई और इशू है? नहीं, प्रॉब्लम दूसरी है, लेकिन जो खाड़िया साहब ने कहा ना, लोग जो नुकसान होता है और मरते धुएं के कारण से। देखिए, सूरत की चाहे कोचिंग क्लास की बात हो, उपाय थिएटर में 105 लोग जो मरे 1997 बात करें, आमरी हॉस्पिटल कलकत्ता की बात करें, या अपना बम्बई के कमला मिल रेस्टोरेंट की बात करें, पंकज जी बेहतर से जानते हैं कि पूरी दुनिया में, सर बता दूं सर आपको खड़े साहब, पहला देश बना आयरलैंड जिसने पीवीसी वायर, पीवीसी केबल पूरा बैन कर दिया है। इट हैज़ टू बी लो स्मोक, जीरो हेलोजन वायर। आज भी चाहे आपका डायमंड बोर्ड्स बना है, चाहे अपना पार्लियामेंट बना है, उसमें भी वो वायर यूज़ नहीं किया जो वाकई में अवेलेबल है हिंदुस्तान में। 1999 में हम बना रहे हैं, अब काफ़ी लोग बना रहे हैं। नारकर साहब, अब जिस पैमाने की बिल्डिंग्स बन रही हैं देश में, 90 मंजिल, 100 मंजिल, उससे भी बड़े बड़े टावर्स, तो डेफिनेटली अगर वहाँ पर आग लगती है वो, तो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, इट्स अ इशू ऑफ क्वालिटी, इट्स अ इशू ऑफ क्राफ्टमैनशिप। क्या दिक्कत है और उसको लेकर देश में क्या प्रावधान है? तो सबसे पहले तो ये आग क्यों लग रही है और इसके पीछे भी जिस तरह से आज हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एंड फॉर्चुनेटली आई एम डूइंग 33% ऑफ India's tallest building which are exceeding 150 meters। यदि आप देखें तो जिस तरह से हमारा यूनिटरी एयर कंडीशनिंग का यूज़ हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, और जिस तरह से हम सब देखते हैं कि बिल्डिंग को सुंदर बनाने के लिए हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे जो आउटडोर यूनिट है, जिसकी हीट बाहर रिजेक्ट हो जाना चाहिए, उसको अच्छे तरह से छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता कि यूनिट्स किसी भी अच्छी सुंदर बिल्डिंग में कोई भी बिल्डर को दिखे। हम सबको मिलकर ये रिकॉग्नाइज ज़रूर करना पड़ेगा कि एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, क्योंकि अब तो वो बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होने वाला है, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड को हम मीट करें, और सेफ्टी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फायर की बात हो या और भी किसी तरीके की चीज़ हो या किसी भी तरह की दुर्घटना हो, उससे निपटने का प्रबंध अपनी बिल्डिंग्स में ज़रूर करें। उन्हें खूबसूरत भी बनाएं, लेकिन साथ ही उतना सेफ भी बनाएं। यही एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश है। बाकी एक बार फिर से मैं सभी विजेताओं को बधाई दूंगा आज की शाम के लिए, और इस चर्चा को भी हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. Focus, ideate, innovate, enable.